जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जिस हिसाब से वॉर की सिचुएशन चल रही है और जिस हिसाब से अटैक्स चल रहे हैं, ईरान भी कहीं ना कहीं अटैक करते ही जा रहा है। एक बीच में खबर आई थी कि ईरान के जो फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आगे बढ़कर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ऐसी पहल करें कि डी एस्केलेशन हो, मतलब वॉर एस्केलेट ना हो। बट उसके बाद भी ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है और अब एज एन इन्वेस्टर हमें कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर ये पूरा डिटेल वीडियो है। बट ये ध्यान रखिएगा कि बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ ये समझ में आएगा कि वॉर के समय कौन से सेक्टर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या उसका व्यू होता है, उनके ऊपर ही डिटेल वीडियो है, राइट। तो हम इसको चैप्टर वाइज कवर नहीं करेंगे, इसको पॉइंट वाइज कवर करेंगे कि पहले समझेंगे कि वॉर में अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है और उसके बाद में कौन से सेक्टर्स हमें फोकस करने चाहिए। इसके अलावा अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है यार, वो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में मैं मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर काफ़ी डिटेल उसमें बातचीत करता हूँ और साथ ही साथ ये भी बातचीत करता हूँ कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहली चीज, ट्रम्प साहब ने एक अनाउंसमेंट करी कि इन्होंने 48 ईरानियन लीडर्स को खत्म कर दिया है। अब ये जब सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, तो वर्ल्ड वाइड पैनिक तो है। आपने एक खबर ज़रूर सुनी होगी कि अमेरिका में ऑस्टिन करके एक वहाँ पे उनका टेक्सास जो वहाँ पे एरिया है, वहाँ पर कुछ लोगों ने आके क्लब में ओपन फायर कर दिया। एक और खबर आपने सुनी होगी कि कराची में यूएस का जो कॉन्सुलेट है वहाँ पर भी इन्होंने अटैक किया है जो लोग ईरान के फेवर्स में थे। कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि ईरानियन स्लीपर सेल्स बहुत जगह हैं जो कि अब एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो हर जगह कहीं ना कहीं अनरेस्ट क्रिएट होते हुए दिखेगा, स्पेसिफिकली अमेरिका और इजरायली पीपल के अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन नहीं है। वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से, वर्ल्ड की शांति के हिसाब से बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा जिस हिसाब से मार्केट गिरे हैं, अगर आप पिछले 2-3 दिन में देखें तो $3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अमेरिका से इरोड हुआ है। 3 ट्रिलियन। अब हम बात करते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। मतलब जितना इकोनॉमी है उतना आपका एक ही दिन में मार्केट क्रैश किया है अमेरिका में, विच इज़ अगेन नॉट अ पॉजिटिव साइन। दूसरी चीज़ अगर मैं देखूँ तो ईरान ने एक चीज़ मेंशन करी है कि वो लोग स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझना। स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक तरह की पार्किंग एरिया वाला एरिया है, एक गली है, एक पानी वाली गली है, जहां पर सारी जो मेजर कंट्रीज हैं ऑयल वाली, वो लोग अपना वहां पर तेल सबमिट करते हैं और वहां से तेल हर जगह वर्ल्ड में जाता है। मतलब वर्ल्ड का 20% से ज़्यादा का तेल का व्यापार जो होता है वो वहां से होता है। इंडिया का 45 से 50% जो तेल आता है इंडिया के पास, वो उसी वहां से आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए आता है। इसको एक तरह से ये मान लो कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक गली का बाहर का मेन रोड पे आने का एक छोटा सा चेक पॉइंट है। अब इन्होंने बोला हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे। तो मैप पे आपको दिख रहा होगा दूसरा एरिया आता है जो स्विस कैनाल के थ्रू निकलता है। तो ईरानियंस ने ये भी धमकी दी है कि आप अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं करके ईरान ये अपना दूसरी जगह से ले जा रहे हो, दैट इज जो स्विस कैनाल है वहां से ले जा रहे हो, हम उसको भी डिस्टर्ब कर देंगे। मतलब इन शॉर्ट दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द वर्ल्ड ट्रेड। ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रूड का अगर सप्लाई डिसरप्ट होता है तो क्रूड के सप्लाई डिसरप्ट होने से क्रूड का डिमांड तो उतना ही है, सप्लाई कम हो जाएगा तो प्राइजेस बढ़ेंगी, और प्राइजेस बढ़ेंगी तो क्रूड के भाव जिस हिसाब से मार्केट में बढ़ रहे हैं वो आप देख भी रहे होंगे। तो इससे पैनिक होगा क्रूड ऑयल में और जिसके कारण एस्केलेट होंगी प्राइजेस। सिर्फ क्रूड की नहीं होंगी, एलपीजी के भी होंगी, ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ों की बढ़ेगी। ठीक है। अब इंडिया का जो मेजर तेल आ रहा है वो वहां से आ रहा है। अब इंडिया का अगर तेल वहां से आ रहा है, वो तेल महंगा मिलेगा, तो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या होगा कि हम रशिया से तेल लें। रशिया से हम तेल नहीं ले सकते क्योंकि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि वी कैन नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। अब भले यहाँ का तेल महंगा पड़े बट अपने रशिया से नहीं ले सकते। अगर रशिया से लिया तो यूएस नाराज होता है। तो ये सारी सिचुएशन हमारे लिए भी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है।
इससे कंपनीज, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होंगी, जिनका स्पेसिफिकली क्रूड से बिजनेस कनेक्टेड है, जिनका स्पेसिफिकली क्रूड उनका एक रॉ मटेरियल है। जैसे पेंट इंडस्ट्री पकड़ लीजिए। तो फिर अब ये बात कर लेते हैं कि सेक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट होंगे इस पर्टिकुलर वॉर से। सबसे पहले लग्जरी सेक्टर जो होगा वो, उसकी हालत टाइट होगी। गोल्ड सिल्वर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्वेलरी खरीदने की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा जो भी आप लग्जरियस वॉचेस लेते हो, लग्जरियस कार लेते हो, उसका मार्केट थोड़ा गड़बड़ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट का मार्केट गड़बड़ होगा। यूएई में, अगर दुबई में अच्छा खासा रियल स्टेट के ऊपर अटैक, मतलब वहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अनरेस्ट हो रहा है, जो कि सेफेस्ट कंट्रीज में से मानी जाती है यूएई, अगर वहाँ पे अनरेस्ट है तो वहाँ के लोगों के अंदर भी डर बनेगा, वो भी अपने देश भागने की कोशिश करेंगे। ऑटोमेटिकली वहाँ के रियल स्टेट की डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, वहाँ के प्राइसेस थोड़े कम होगी। जबकि दुबई के प्राइसेस कैसे हवा में चल रहे थे अभी। उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर की हालत टाइट होगी। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इनकी हालत खराब होगी। बट वॉर पूरे के पूरे सेक्टर्स के लिए नेगेटिव नहीं होता, कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव भी होता है। जैसे आईटी सेक्टर के लिए आता थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट आईटी सेक्टर के लिए तो अलग ही चीज़ होगी। आईटी सेक्टर इतना दुखी चल रहा था कि इस दुख से उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। इनफैक्ट ये दुख से कहीं ना कहीं उनको वेपन्स बनाने में, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए एआई और आईटी की रिक्वायरमेंट लगेगी। क्योंकि अब वॉर ऐसा नहीं होता है ना, सीधा हमने मिसाइल्स दाग दी। अरे मिसाइल्स के पीछे भी सिस्टम्स लगते हैं ना, मिसाइल्स के पीछे भी सॉफ्टवेयर लगते हैं, मिसाइल्स के पीछे सेमीकंडक्टर लगते हैं। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो आईटी सेक्टर एक बार देखना चाहिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, वो ध्यान रखिएगा। डिफेंस के ऊपर मेरे हिसाब से सेकंड सेक्टर हमारा होना चाहिए डिफेंसेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल एंड एनर्जी के लिए टू अ सर्टेन एक्सटेंट पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो इनके पास क्रूड अभी पड़ा है उसके भाव ऑटोमेटिकली बढ़ गए। ठीक है, तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, इन सब के लिए बहुत बढ़िया सेगमेंट हो जाएगा ये, कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट। रही बात डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, सोलर, इन तीनों के ऊपर आपको फोकस करना ही चाहिए। बट क्या सर ऐसे मार्केट में हम बाइंग कर लेंगे? इतनी तेजी से मार्केट गिर रहा है तो बाइंग कर लेंगे क्या? देखो, जितनी तेजी से गिरना चाहिए था ना, इतनी तेजी से एक्चुअली गिरा नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट हालत टाइट होनी चाहिए थी, वहां से रिकवरी आई 24,600, 24,800, ये सपोर्ट था, 24,600 से पलटा है। दैट इज अमेजिंग। ऐसे मार्केट में भी लेवल को सपोर्ट किया है, दैट इज परफेक्ट। बट क्या खतरा टल गया है? नहीं। बट क्या मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है? यस। दूसरी चीज, सर ऐसे मार्केट में हम खरीद लेंगे? नहीं, खरीदना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मार्केट में इस तरह का पैनिक होता है ना, हमें वेट करना आना चाहिए, हमें रुकना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर डिप पे जाके खरीद लो। वो डिप कब डीप करेक्शन में कन्वर्ट होगा, वो डीप करेक्शन कब एकदम क्रैश में कन्वर्ट होगा, पता नहीं पड़ेगा। और जब पता नहीं पड़ता ना, हालत टाइट हो जाती है। तो थोड़ा सब्र करना चाहिए मेरे हिसाब से, इतनी जल्दी अंदर नहीं घुसना चाहिए। सेगमेंट वाइज, सेक्टर वाइज मैंने आपको बता दिया। डिफेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, सोलर के ऊपर फोकस करना चाहिए, एआई के ऊपर फोकस करिए, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर फोकस करिए, इनके ऊपर फोकस करिए। और देखिए आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है। इनफैक्ट मेरे को कमेंट करके भी बताओ आपकी फेवरेट कंपनी उसमें कौन सी है, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाता हूँ। ये बढ़िया काम है। आप उसके ऊपर कमेंट करिए कि कौन कौन से आपको ये वाले चारों सेक्टर में कौन सी कंपनीज है जिनका वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करके देता हूँ। वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो गया, और जबरदस्त बेनिफिशियल होगा। और कोशिश करके अगले 5-7 दिन में ही सारे वीडियोस बना देंगे जैसा आप कहे, राइट। और उसके साथ में अब वॉर के समय हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, दो तरह की चीज होती है ये वॉर की स्ट्रैटेजी, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, अगर वॉर में हमारी कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिस कंट्री में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको किसी भी हालत में अंदर नहीं घुसना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। अब हम इंडियंस हैं, हम डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो वॉर है, इससे कौन सी कमोडिटी है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर डायरेक्ट इम्पैक्ट तो क्रूड पे पड़ेगा। तो क्या हम क्रूड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? यस। तो क्या हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा? यस। तो क्या हमारे लिए एकदम खरीदना अभी वाजिब है? नहीं, हमें रुकना पड़ेगा, और रुकने के बाद फिर खरीदेंगे। थोड़ा टाइम रुकेंगे जब तक थोड़ा वॉर स्टेबल हो, क्योंकि गिरते चाकू को पकड़ने जाएंगे, हाथ कटेगा। एग्जिट करने का कोई सेंस नहीं बनता। पर
नीचे आने पे खरीदना बनता है। कब खरीदना है वो अपन बाद में देखेंगे, बट अभी गिरते चाकू को नहीं पकड़ना है। दूसरी चीज़, अगर क्रूड इस पे डिपेंडेंट नहीं होता ना, तो हमारे लिए प्योरली बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन जाता। जो डिप मिले उस पर खरीदो, बट अभी क्रूड इन्वॉल्व है और हम लोग क्रूड पे डिपेंडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, राइट। इसको ध्यान रखना, जब रिवर्सल आएगा तब देखेंगे। 24,600 को अगर नहीं तोड़ती है निफ्टी तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, वापस मार्केट भाग जाएगा। बट इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना डिटेल में सीखना है। तो मेरा कोर्स है ना यार, द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और तो और जियो पॉलिटिक्स तीनों सिखाता हूँ मैं। ये तीनों चीज़ें आएंगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कॉल करिए, रजिस्टर कराइए। और लाइव क्लासेस होती है, वीकेंड क्लास होती है, आपकी रोज़ के रोज़ दिनचर्या ख़त्म भी नहीं होगी, आपका रोज़ के रोज़ जो शेड्यूल है वो ख़राब भी नहीं होगा, राइट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।